आपको भगवान जी के बारे में कैसे पता चला और आपका क्या अनुभव रहा? पहली बार जब आपको उनके बारे में पता चला, आपको क्या बताया गया? एक्चुअली मैं और मेरे पिताजी एक ही साथ एक ही क्लिनिक में बैठे थे। 1975 की बात है। एक लेडी करीब 60-70 साल की लेडी आई और हमारे पापा से बोली कि बाबा जी बीमार हैं, आपको चल के देखना है। तो पापा ने कहा कि देखो भाई, अयोध्या के बाबा को तो मैं पहचानता हूँ सब लोग, और फीस हमारी दे नहीं पाएंगे, उनका हाल बता दो तो मैं उनको दवा दे देता हूँ। उसके बाद तो उन्होंने कहा कि वो बाबा जी किसी से मिलते नहीं। तो फादर उस समय क्लिक हुआ कि फैजाबाद में उस समय अयोध्या में हवा उड़ी थी कि कोई बाबा जी हैं जो किसी से मिलते नहीं, बट ये रिजेंबल्स लाइक नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो वो चूंकि उसने कहा कि किसी से मिलते नहीं, तो फादर को थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस की वजह से उन्होंने कहा हाँ अच्छा चलेंगे। तो वो 11:30-12 बजे का टाइम था। पापा अपनी गाड़ी से उनको लेकर के गए और मैं अपना पेशेंट देखता रहा। हमारे घर में एक आदत है कि हम लोग जितने भी दिन में हो, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे खाना हम लोग एक साथ ही खाते हैं। उस दिन 3 बज गया, 3:30 बज गया, 4 बज गया, 4:30 बज गया। 4:30 के बाद जब पापा ने दरवाजा खटखटाया तो हम लोग परेशान भी थे कि भाई कहाँ चले गए, कुछ खबर नहीं। तो दरवाजा हमारी श्रीमती जी ने खोला। खुलते ही देखा पिताजी की आंखें बड़ी बड़ी और बिल्कुल चेहरा बिल्कुल एकदम से क्या कह सकते हैं कि बिल्कुल अचंभित, बिल्कुल भरा हुआ, बिल्कुल लाल से। कहने लगे जानती हूँ मैं किससे मिल के आया हूँ? तो हमने कहा कैसे, किससे मिले? बोले आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और वो वही वाक्य। तो फिर हमने पूछा कैसे आपको मालूम? मैंने उनको 1932 में भी देखा लखनऊ में, और आज देख रहा हूं। सिवाय समय का जो डिफरेंस है, एज डिफरेंस है, वो छोड़कर और कोई डिफरेंस नहीं है, द सेम मैन। उसके बाद मेरी माँ गई, माँ ने भी 1932 में उनको देखा था। तो शी ऑल्सो नरेटेड द सेम थिंग एंड उन्होंने कहा कि नहीं, इज द सेम मैन एक्सेप्ट द एज, जो उस ड्यूरिंग दैट पीरियड के एज के बीच में जो डिफरेंस था, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज द सेम। उसके बाद 1975 के बाद हम लोगों ने उनसे मिलना जुलना शुरू किया और उनके संपर्क में आए। पहले तो वो पर्दे के पीछे रखते थे हम लोगों को, फिर बाद में हम लोगों से स्नेह इतना ज्यादा बढ़ गया कि हम और हमारी फैमिली में, हम, मेरी वाइफ, मेरे फादर मदर, हमारे मदर इन लॉ और एक हमारी ताई गोरखपुर में थी, वो they were allowed to go inside. Nobody else was allowed to go inside the room. किसी को दूसरे को अलाउ नहीं करते थे, सबको बाहर से दर्शन देते थे, बाहर से बातें करते थे। बस सिर्फ हमारी फैमिली से उनको ज्यादा लगाव होने की वजह से हम लोग अलाउड थे। तो एंट्री बड़ी मुश्किल से मिली, क्योंकि फादर ने कहा कि भाई हमको बहुत सी चीजें पूछनी है, तो हम कब तक पर्दे के बाहर रहेंगे। तो फादर को उन्होंने बुलाया और फादर को बुलाने के बाद उन्होंने ये ताकीद की कि देखिए आपने जो मुझे यहाँ देखा है इसके बारे में आप किसी से कहिएगा नहीं। तो वो क्यों नहीं कहिएगा, क्या रीजन दिया उन्होंने? शायद यही कि अपने आइडेंटिटी को बताना नहीं चाहते। सर आप जो मुझे बोले थे ना कि कोलकाता में कोई उद्देश्य नहीं, उसके बाद 75 के बाद फिर एक दफे हमारी मदर कलकत्ते जाने लगी। तो कलकत्ते जाने के पहले मुझसे मुलाकात हुई, तो वहां से उन्होंने ताकीद किया कि देखो मेरे बारे में बिल्कुल कलकत्ते में कोई बात न करना, नहीं तो कलकत्ते में आग लग जाएगी। ये सख्त ताकीद थी कि हमारे बारे में कोई डिस्क्लोजर नहीं करना। ये बार बार उनकी ताकीद थी। कलकत्ते में जाकर कहने से हो सकता है कि कुछ बवाल हो, तो इसलिए मना करते थे कि कलकत्ते में जाकर मेरे बारे में कुछ नहीं करना, क्योंकि कलकत्ते में अगर कहोगे तो ये बात कलकत्ते में आग लग जाएगी। इसलिए उन्होंने ताकीद की कि भाई मेरे बारे में ज्यादा बातें कलकत्ते में न करना, और जो यहाँ देखा इसको नहीं रहने देना। सर आपने कहा सुभाष चंद्र बोस और उन्हें भगवान जी के नाम से भी जाना जाता है, तो कहीं एक स्पिरिचुअल आदमी और एक आदमी जिसने अपने देश के लिए लड़ाई की थी, दो बहुत अलग अलग चीजें थी, वो मिल के आपके सामने आए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए स्पिरिचुअली तो वो उठ चुके थे काफी ऊंचे हाइट तक, काफी स्पिरिचुअली ही वाज वेरी हाई, मगर जो तेज उनके चेहरे पे था उससे लगता था कि ही इज ए फाइटिंग पर्सनैलिटी। क्योंकि कभी कभी बातें ऐसी करते थे
कि जिससे लगता था कि उनके उनके कैरेक्टर में रिजेम्बलेंस है। जैसे कभी कभी कहते थे ये शरीर महीनों पैदल चला है, महीनों समुद्र के नीचे रहा है। तो ये सब सिमिलरिटी जो है वो और कुछ नहीं, बस वही लगता है कि उस रिजेम्बलेंस में मेल खाता है। क्योंकि फादर मदर कह चुके थे, तो जब हम लोग जब बातें करते थे तो उसी एंगल से हम लोग को सोचना रहता था। मतलब जो भी बातें वो करते थे रिजेम्बल उनके हिसाब से होता था। और उनके सत्संग में जब भी हम लोग आए तो वो कभी उन्होंने अपने मुंह से तो कभी नहीं कहा कि मैं सुभाष चंद्र बोस हिमसेल्फ हूं, मगर वो जब भगवान जी कहकर उनको हम लोग मानते थे तो हम लोग यथेष्ट स्नेह बहुत ज्यादा देते थे, स्पेशली हमारी वाइफ को। और हम लोग से बिल्कुल अगाध संबंध हो गया था। थे वो बंगाली, मगर हिंदी में बोलना, हिंदी में बातें करना, मगर अगर हम लोग बंगला में बोलते थे तो उसका रिप्लाई वो हमेशा हिंदी में ही देते थे। उनके कमरे में बंगला की किताबें, बंगला साहित्य से जुड़ी हुई सभी सामान, उनका जो सामान जो भी वहां था वो सब बंगाली कल्चर से मिलता जुलता रहता था। इसलिए डाउट तो होता ही था और ये विश्वास भी हो रहा था कि भाई वो वही आदमी हो सकता था। मगर कभी हम लोग की ये हिम्मत ये नहीं पड़ी कि मैं उसे डायरेक्टली ये कहूं। हाँ, एक वाकया बता रहा हूं कि एक दफे मेरी माँ, हमारे बड़े भाई साहब जो आर्मी में थे, जो अब नहीं रह गए, इंडिया पाकिस्तान वॉर में लड़ाई चल रही थी, तो उस समय लौट के आए थे। तो माँ हमारी बेटी बड़ी व्यथित थी, वो नेशनलिटी फीलिंग की थी। तो उन्होंने कहा कि भगवान जी अब कितना खून बहेगा इस देश में। तो भगवान जी ने कहा कि अभी खून बहा ही कहां। फिर माँ को देख करके उन्होंने कहा कि माँ जननी, तुम कुछ बोल कुछ रही हो, सोच कुछ रही हो और बोलना कुछ और चाहती हो। माँ हमारी रो रही थी, तो वो एकदम से उन्होंने पलंग पे बैठे हुए थे और माँ हमारी नीचे बैठी थी। उन्होंने अपना चश्मा उतार कर कहा, देखो कहीं मैं सुभाष चंद्र बोस तो नहीं हूं। हमारे पापा बगल बैठे हुए थे, तो उन्होंने तुरंत उस बात को संभालते हुए कहा कि भगवान जी, जब तक आप अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे तब तक हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि आप कौन है। हमारे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक वाकया जो उन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि देखो कहीं मैं सुभाष चंद्र बोस नहीं हूं, ये एक वर्ड उन्होंने कभी कहा था। सर, जब इतने महान शख्स यहाँ रहते थे और कुछ लोगों को ये विश्वास होने लगा था कि वो सुभाष चंद्र बोस है, तो आपने कभी इस तरह की हलचल नहीं देखी जहाँ की जो पुलिस है या गवर्नमेंट है या प्रेस है वो इसके बारे में खोजबीन करने की कोशिश कर रही है या किसी तरह का एक इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है? जब वो बस्ती में थे तो लोगों ने वहां पे कहा कि ये सुभाष चंद्र बोस है, तो वहां का अथॉरिटी एक दफे कोशिश की थी जानने के लिए कि ये कौन है। तो उनके पास जाने पर उनको कोई चिट्ठी दिखाई गई और चिट्ठी दिखाने के बाद वो वहां से अथॉरिटी चली गई। उसके बाद वो वापस नहीं आई, वो वहीं रहने लगे। उसके बाद ही माइग्रेटेड, बस्ती से माइग्रेट करके फैजाबाद अयोध्या आए। लोग दो चार 6 लोग थे जो उनको जानने की कोशिश करते थे, मगर सब पर्दे के बाद। मगर वो इतनी ज्यादा उनके अंदर अगाध विश्वास और प्रेम था कि कोई उनके अगेंस्ट कुछ बात करने के लिए नहीं चाहता था। गवर्नमेंट को मैं कहूं कि नहीं मालूम था, तो ये भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फैजाबाद में जब अंतिम क्षणों में रहते थे वो सर्किट हाउस के ठीक सामने रहते थे। गवर्नमेंट ये कैसे कर सकती है कि वो आदमी वहां रह रहा है और उसके बारे में नहीं मालूम? ये सोचने की बात है कि अगर हम चाहें तो किसी को मालूम हो सकता है कि भाई आदमी वहां रह रहा है, कौन रह रहा है, कौन डॉक्टर साहब जा रहे हैं या कोई जा रहा है उनसे मिलने, तो गवर्नमेंट कैन नो इट। मगर गवर्नमेंट नहीं जानना चाहती थी या नहीं जान सकी, ये कहना गलत बात है। जरूर जानती होगी जानबूझ करके, चूंकि उनको छोड़ दिया गया हो या कह रहा है अगर वो शांति से रह रहा है, अगर कोई परेशान नहीं कर रहा तो उसको उसी पड़ा रहने दो। ये उनकी थ्योरी रहा। हाँ, लोग आते थे, हम लोगों को कुछ तारीखों की मना दी थी। मेरे पास चिट्ठियां भी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि उनके जन्मदिन के समय 23 जनवरी के पहले 20 जनवरी से 28 जनवरी तक कृपया मेरे यहाँ ना आइए। दशहरे के पंचमी से लेकर दशहरे तक
दशहरे के बाद तक आप लोग हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ अनुष्ठान है। मगर उस जन्मदिन के बाद हमारे पास जन्मदिन का जो प्रसाद आता था वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो एक बंगाली परिवार में जो जन्मदिन की जैसे होती है, वो चावल की खीर, मीठा दही, ये सब हमारे यहाँ आता था प्रसाद के रूप में। तो जिससे कंफर्म होता था कि बंगाली है और उनका जन्मदिन है 23 जनवरी को मनाया गया है, इसलिए सब आए हुए। उसका जब हम लोग जाते थे तो पूरा मकान, कमरा बिल्कुल सजा हुआ मिलता था, इससे लगता था कि कोई आया था। पूछने पे कहते थे, सॉरी, कुछ लोग कहते थे, कुछ लोग बाहर से आए थे, वो सब चले गए। इसी प्रकार दशहरे में भी था, दशहरे में भी लोग आते थे। ऐसा कुछ था कि जो लोग उनसे मिलने आते थे वो रात में ही उनसे मिलते थे, सुबह नहीं आता था कोई उनके पास, इस तरह का भी कुछ? देखिए, इसके बारे में सुना है, हमारे सामने कभी नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। सुना जरूर है कि रात में आते थे, चले जाते थे, मगर हमारे सामने कभी कभी कोई आया नहीं, इसलिए कहना ठीक नहीं। हाँ, बाकी हम लोग मनाती जरूर थी कि इस पीरियड में आप कृपया ना आए, और हम लोग उस चीज को जब मनाती थी तो इसलिए हम लोग नहीं जाते थे। कोशिश करते थे कि जब उन्होंने मना किया है, चूंकि हमारे ऊपर अथाह विश्वास था हमारी फैमिली पर, तो इसलिए हम उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहते थे, खोना भी नहीं चाहते थे। बातों बातों में बहुत सी चीजें उन्होंने कही। हो सकता है आज जो हमारे पास उनके हैंड राइटिंग्स हैं, और जो सबसे बड़ी चीज है कि अगर एक आदमी एक जगह रहता है तो उसके पास उससे संबंधित सामान मिलेंगे। जैसे अगर मैं रहता हूं किसी कमरे में तो मेरे संबंधित मेरा पैंट, मेरा कपड़ा, मेरे घर के सामान रहेंगे। मगर जब उनके घर, उनके देहांत के बाद जो उनका सामान जो निकला, वो सब एक ही आदमी को केंद्रित करता है, वो सुभाष चंद्र बोस। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका क्या मतलब होता है? राइटिंग मेरे पास आज भी है, अभी भी है। जैसा कि मुझे पता चला अखबारों से और मीडिया से कि वो बड़े बड़े राइटिंग एक्सपर्ट ने कंफर्म कर दिया कि राइटिंग अमुक व्यक्ति की कंफर्म है। तो इससे बड़ा और प्रूफ क्या हो सकता है? इससे बड़ा और कोई प्रूफ नहीं हो सकता। बाकी तो आप लोग ज्यादा जानते हो। कहते थे कि क्या मतलब जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद जिस तरह से सब कुछ चला हमारे देश में, उसके बाद में वो हमेशा वृहत भारत की बात करते थे, वृहत भारत की बात करते थे, जिसमें कि आज जो बर्मा या सिंगापुर या हमारा पाकिस्तान या अफगानिस्तान है, उसको लेकर के बात करते थे कि ये देश हमारा बड़ा महान, ये सब पूरा हमारा देश महान, हमारा देश भारत हुआ करता है। तो कभी जब भी वो कल्पना करते थे तो पूरे देश की, देश मतलब उनका था कि वृहत भारत जो आज टुकड़ों में बढ़ गया है, तो उसकी बात नहीं करते थे, बड़े हिंदुस्तान की बात करते थे। सर, कभी अपने पास्ट के बारे में आपको अपने एक्सपीरियंसेस एज अ सोल्जर या जापान में या जर्मनी में उसके बारे में कुछ बताते थे? उनके बारे में हाँ, ये जरूर कहते थे कि वो बड़े कर्मठ हैं, बहुत देशभक्त हैं। जापानीज के बारे में कहते बहुत देशभक्त हैं, और उनके साथ ये कभी कभी कहते थे मेरा उनसे संपर्क रहा है, इसलिए उनके साथ था, मगर कभी ये नहीं कहा कहाँ था, कैसे था, कभी इस चीज को एक्सप्रेस नहीं किया। बंगाली हमारे जो पुराने काजी नजरुल इस्लाम के बारे में वो बात करते करते रोने लगते थे। हमारी मदरला ने उनको गाना सुनाया तो गाना सुनते ही, बंगला गाना सुनते सुनते रोने लगे, कहते लगे इस शरीर के साथ उस आदमी का भी संबंध था। कभी इधर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उनका संपर्क था। तो इन सब चीजों को सोचते हुए तो आदमी को बाध्य करता है, हमको तो बाध्य करता है कि आदमी कोई नहीं वही है। हाँ, ये दूसरी बात है कि वो पब्लिक के सामने उन्होंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं वही हूं। जो सामान मिला, जो चीजें मिली, अगर उसको सामने रखा जाए तो हमारे ख्याल से 80% से 90% लोग जो है आज भी वही कहेंगे कि इज द सेम मैन। जब वो हम लोगों ने सबसे पहले उससे मुलाकात की लखनऊ वाली कोठी में, जो कि अयोध्या में है। बड़ा ही टूटा फूटा सा मंदिर है, और उसमें एक नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता। पूरी सीलन से भरी जमीन मिट्टी की, और लकड़ी का धुआं, लकड़ी जला करके धुआं किया हुआ जिसे मच्छर न काटे, और उसकी गर्मी से ही वो रहते थे, जो कि एक बिल्कुल नॉर्मल आदमी उसमें नहीं रह सकता। एक शुद्ध एक सन्यासी आदमी रह सकता है। उनकी सेवा करने के लिए
एक लेडी रहती थी जिनका नाम था सरस्वती माँ, माँ सरस्वती के नाम से जाना जाता है, जगदम्बे माँ कह करके बुलाते थे उनको, माँ जगदम्बे। वही उनको लुक आफ्टर करती थी। जब कभी उनकी तबीयत खराब होती थी तो वही आती थी हम लोगों को बताने कि इनके बाबा जी की तबीयत खराब हो गई है, आप दवा दे रहे, तो वही दवा ले जाते थे। या जब हम लोग को बुलाते थे कि बुलाया है देखने के लिए, तो हम लोग जाते थे। वैसे भी आना जाना था, तबीयत खराब होने पर हम लोग जाते थे। मैंने देखा, मैंने भी मार्क किया कि जर्मन लैंग्वेज में कुछ वर्ड है कि डिसेंट या कुछ समथिंग लाइक दैट, आप देख सकते हो। तो और उनकी राइटिंग तो आप देखेंगे तो आप खुद ही समझ आएंगे कि कितनी सुंदर और कितनी साफ राइटिंग है। ये पढ़ना मतलब देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इट इज देयर, इट इज देयर। जर्मन के 2-4 वर्ड्स उन्होंने एक आध जगह लिखे हैं, तो इट इज देयर। क्योंकि ये हो सकता है कि चूंकि जर्मन से उनका लिंक था और जर्मन में काफी दिनों रहे, तो इट वॉज देयर। तो चूंकि मैंने उनको पहले देखा नहीं, मम्मी पापा ने देखा और वो उसको सर्टिफाई करते हैं, और जो फोटोग्राफ्स मैंने देखे उससे मिलते हैं, उनसे मिलते हैं। उनकी घड़ी, उनका चश्मा, उनका लुक, उनकी आंखों का तेज, उनका हाइट, और क्या चाहते हैं, उसको देखकर हम लोग समझते भी इज द मैन। क्योंकि हमने उसके पहले देखा नहीं, मगर फादर मदर सब सर्टिफाई कर रहे हैं, तो इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है। दिस एक्चुअली आपने उन्हें देखा तो आप क्या सोच रही थी उस समय, आपके इमोशंस क्या थे? इमोशंस कुछ ऐसे थे कि चूंकि हमारे फादर इन लॉ ने हम लोग को ये बताया था कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मिलके आए हैं, तो उसी दिन से हम लोग सब लोग बहुत उत्सुक थे उनसे मिलने के लिए। तो हम लोग अपने फादर इन लॉ के हम पीछे पड़े कि हम लोग को ले चलिए। हमसे ज्यादा हमारी मदर इन लॉ तो खैर बहुत ही इंटरेस्टेड थी, बिकॉज वो पहले उनको देख चुकी थी। तो खैर किसी तरह से बहुत परमिशन लेते वो तो किसी से मिलते नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने पहले अलाउ नहीं किया था। काफी महीनों बाद उन्होंने कहा ठीक है आप ले आइएगा। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ गए फादर इन लॉ के साथ। लेकिन हम लोग को अंदर उनके कमरे में एंट्री नहीं मिली। मेरे फादर इन लॉ गए और हम लोग पर्दे के पीछे बैठे हुए थे। तो क्योंकि दिन अंदर ये था कि सुभाष बोस है कि नहीं, सुभाष बोस है कि नहीं, अंदर एक मन में चोर सा था। तो मैं तो जब बाहर बैठी थी तो मैं चारों तरफ देख रही थी कि कुछ उनसे रिलेटेड कुछ सामान दिखे, क्या सामान उनके घर में है। तो मैंने दूर से देखा, एक मोटी सी किताब रखी थी जिसमें बंगाली में बोरोलिन लिखा था। तो तुरंत मेरा दिमाग गया कि हम लोग की जो पत्रिका होती है बंगाली पांजी जिसको बोलते हैं, उसमें जो पेजेस होते हैं बाहर से उसमें बोरोलिन लिखा रहता है। तो ऐसे ऐसे कुछ सामान मिले तो हम लोग को लगा हाँ लगता है सब रिलेटेड है। और जब तक मैं ये सब देख रही थी मेरी मदर इन लॉ से मेरे वो बाबा जी कुछ पूछ रहे थे। तो मेरे मदर इन लॉ जो भी बोल रही थी तो उनको इससे ये लगा कि वो कुछ और बोल रही हैं, कुछ उनके मन में और है। तो वो बोले कि जो तुम बोल रही हो वो तुम्हारे मन में नहीं है, तुम किसी और एम को लेकर कुछ बोलना चाहती हो। ठीक है, तुम लोगों के मन में जो भी है मैं आज तुम लोगों को अलाउ करूंगा अंदर आने के लिए। और फिर उन्होंने जो जगदम्बा माँ उनकी देखभाल करती थी उनको बुलाया, जगदम्बे यहाँ आओ, शीतल पाटी बिछाओ। शीतल पाटी हम लोग बंगाली में चटाई को बोलते हैं, वो बात तो हिंदी में करते थे। तो उन्होंने कहा शीतल पाटी बिछाओ। तो उनके पलंग के नीचे तख्त पे वो सोते थे, उसके नीचे सामने साइड में एक उन्होंने कुछ बिछाया और हम लोग तीनों गए अंदर। लेकिन जैसे ही अंदर पैर रखा तो जैसे पूरा शरीर एकदम कांपने लगा, क्योंकि हम लोगों के मन में, अब और दोनों की बात तो मैं नहीं बता सकती हूँ, मैं अपनी बात बता सकती हूँ कि मैं जैसे लगा था पता नहीं एकदम ठंडा पड़ गया है कि अब हम लोगों का चोर पकड़ा गया। और हम लोग वहां बैठे लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि आंख उठाकर उनकी तरफ देखें। फिर जब बाबूजी ने परिचय कराया कि ये हमारी धर्मपत्नी है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बहू है, तो उन्होंने हमको कहा अच्छा खड़ी हो जाओ।
तो जैसे पहले के जमाने में लड़की देखने लोग जाते थे तो बोलते थे पैर देखे तुम्हारे, हाथ जोड़ के ऐसे खड़ी हो, तुम्हारा हाथ देखे, साइड से फेस देखे, बिल्कुल वो हमको ऐसे देखने लगी। मेरे तो एकदम पसीना छूटने लगा कि बाप रे, अब पता नहीं आगे ये क्या मुझसे पूछने वाले हैं, मैं तो रोई दूंगी या पता नहीं क्या बोल दूंगी। नहीं, उन्होंने देखा वेखा, फिर बैठाया और कुछ 2-4 प्रश्न पूछे, कुछ बातें नहीं। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं समझ गया हूँ। तो उन्होंने अपना चश्मा खोला और हम लोगों की तरफ आगे बढ़ के बोले कि जरा ध्यान से देखो, मैं सुभाष चंद्र बोस तो नहीं हूँ। उनका ये कहना था कि जैसे लग रहे थे हम लोग की हवाइयाँ छूट गई, देखना तो दूर की बात, एकदम आंख उठा ही नहीं पा रहे थे हम लोग। सब लोग चुप रहे। फिर खैर बातें हुई। उसी दिन से हम लोगों का जाने आने का सिलसिला शुरू हुआ। हम एक जो आपने मुझे अभी इंसिडेंट थोड़ी देर पहले बताया था, जब उन्होंने बंगाली में कहा था कि मेरा भाई है लेकिन भाई नहीं है जी। मुझे एक बार वो इंसिडेंट जब आप बताएंगी, पहले बंगाली में बोलिएगा, फिर उसे हिंदी में ट्रांसलेट करिएगा। अच्छा, एक्चुअली जैसे जैसे हम लोग उनसे मिलने लगे, हम लोगों की बस यही वो रहती थी कि कहीं कुछ मतलब डेली का अपना काम वाम किया, हमारे हस्बैंड क्लिनिक का काम किए, कहीं घूमने घामने का मन नहीं करता था। जरा सा मौका मिलता था तो लगता था कि चाहे भगवान जी के पास जाए, उनके पास बैठे। उनके पास घंटों हम लोग बैठे रहते थे, पता नहीं चलता था क्या टाइम हो गया। उनके साथ मिलने के विशेष टाइम था, मतलब 8 साढ़े 8 बजे रात में जा सकते थे, क्योंकि उससे पहले वो पूजा करते थे। तो उन सब टाइमों में हम लोग मिल नहीं सकते थे उनसे, तो उनसे टाइम लेकर तभी हम लोग जा सकते थे। तो कभी कभी कोई काम होता था या कुछ, तो बेटाइम जैसे दोपहर में कभी गए, बट उस समय हम लोग बैठते नहीं थे हम लोगों के पास। बस जो गए, काम किया और चले आए। कुछ कहना हुआ, कुछ दवाई पहुंचानी हुई, कुछ हुआ, ऐसे तुरंत चले आते थे। लेकिन मौका नहीं छोड़ते थे। जैसे 2 मिनट का भी मौका मिलता था तो जरूर उनके पास जाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हमारे हस्बैंड को कोई काम था, उनके पास जा रहे थे, तो मैंने भी कहा कि मैं जाना चाहती हूँ। बल्कि मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं तुम जाओगी तो टाइम लग जाएगा, मैं तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, बस आप, हम कुछ बोलेंगे भी नहीं, बस आप कोई काम होगा मैं चली आऊंगी, बस खाली मैं जाना चाहती हूँ। तो हम लोग गए और उन्होंने पूछा, उस समय वो बाथरूम में थे, उन्होंने जगदम्बा माँ से पूछा कि कौन आया है। उन्होंने बताया कि फूल रानी माँ, वो मुझे फूल रानी माँ कहते थे। तो बोले फूल रानी माँ आई थी और बच्चा आया, मीन्स मेरे हस्बैंड। बोले कि अच्छा बैठो। तो मैंने कहा बाबा आज बैठेंगे नहीं, आज इनको जो काम है वो करके ही हम लोग चले जाएंगे, ज्यादा देर बैठ नहीं पाएंगे। इतना कहना था कि वो थोड़ी देर एकदम चुप हो गए। तो मुझे लगा कि शायद उनको अच्छा नहीं लगा, वो गुस्सा हो गए। तो मैंने कहा बाबा राग करेছেন? तो उन्होंने कहा राग, যার ভাই থাকতে ভাই নেই, যার বোন থাকতে বোন নেই, যার মা থাকতে মা নেই, যার দেশ থাকতে দেশ নেই, এমনকি দেশকে নিজের বলার অধিকার নেই, সে কি কখনো রাগ করতে পারে? হ্যাঁ, অভিমান করতে পারে। ये तो मैंने बंगला में आपको बताया। इसका मीनिंग ये है कि गुस्सा कैसे मैं कर सकता हूँ, जिसका भाई रहते हुए भाई नहीं कह सकते हैं, बहन रहते बहन नहीं कह सकते हैं, माँ रहते हुए माँ नहीं कह सकते हैं, देश को देश रहता देश नहीं कह सकते हैं, अब जिसको अपना देश कहने का अधिकार नहीं है, वो कभी क्या किसी पर गुस्सा कर सकता है? हाँ, अभिमान कर सकता है। मतलब थोड़ा सा उसको दिल में दुख हो सकता है, बुरा लग सकता है, लेकिन गुस्सा वो नहीं कर सकता। हाँ, तो वो अपने आप को क्या बुलाते थे? क्या वो अपने आप को सन्यासी कहते थे? क्या वो अपने आप को एक सेनानी कहते थे? क्या कहते थे? वो अपने आप को सन्यासी ही कहते थे। जब फर्स्ट टाइम मेरे फादर इन लॉ गए थे तो उन्होंने हमारे फादर इन लॉ से जो भी जरूरी बातें थी मेडिसिन के उसमें बात की। फिर जब चलने लगे हमारे फादर इन लॉ तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाके मेरे बारे में किसी से बात नहीं करिएगा, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड सन्यासी हूँ। दुनिया की रजिस्टर से मेरा नाम लोगों ने हटा दिया। हम कुछ एक ऐसा इंसिडेंट आपको याद है जिसमें आपको लगा कि वो कहीं आपको हिंट दे रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के बारे में?
नहीं, उन्होंने कभी ये कोशिश भी नहीं की कि अपनी आइडेंटिटी के बारे में हम लोगों को कुछ बताएं। हम लोग बातों में इतना बह जाते थे, वो अपनी यादों में, पुरानी यादों में इतना बह जाते थे कि एक तो उनकी आंख से आंसू बहने लगते थे। किसी के भी बारे में अगर बात करते थे जो उनका एसोसिएट रहा हो या जिससे उनका जरा भी संबंध रहा हो, तो उनके आंखों से अनायास आंसू बहने लगते थे। लेकिन वो जो बातें करते थे उससे मतलब कुछ अंदाजा लगने लगता था कि हाँ, ये कौन हो सकते थे। लेकिन आप सच पूछिए तो जैसे जैसे हम लोग उनके सानिध्य में आते गए, ये चीज हम लोग के, कम से कम हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल गई है कि निकल गई थी कि वो सुभाष बोस हैं या कौन है। वो एक महान व्यक्ति थे और हमारे नहीं, हमारे पता नहीं कितने पुश्तों की ये लत बता सकती हैं कि ऐसे आदमी से हमारा सानिध्य रहा। उनके बाद मैं किसी को अपना गुरु नहीं मान सकी, ना कभी बनाने की कोशिश की। चीज मांगी या बोली जो आपको लगा कि ये एक स्पेसिफिक मतलब जिस स्टेज में रहे हैं उसी का होगा? ऐसा है कि धीरे धीरे जब उनके बहुत करीब हम लोग आने लगे तो मैं थोड़ा उनसे, जैसे आप सोचिए कि पोती और दादा या नाती या नाना के साथ जो रिश्ता था उस टाइप से लेके मैं मजाक कर लेती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनसे बात करने की या पास भी जाने की, लेकिन मैं उनके पलंग पे पैर के पास जाके बैठ जाती थी। तो वो बोलते थे, अरे तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे पास बैठने की? हिम्मत हो गई, बैठ गए। तो खुश होते थे कि चलो इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे पास बैठी। ही लाइक्ड दैट थिंग। तो फिर मैंने, अच्छा वो हिंदी में बात करते थे हमेशा, लेकिन मैंने ही उनसे बंगाली में बात करना शुरू किया। मैंने सोचा कि देखते हैं बंगाली में बात करके वो जवाब देते हैं कि नहीं। वो हिंदी में बोलते रहते थे, हम बंगाली में। एक दिन मैंने सोचा कि इनसे पूछूं, ये भी मन में था कि ये क्या खाते पीते हैं पता चले, तो क्या नॉनवेज वगैरह खाते हैं। अगर सन्यासी हैं तो नॉनवेज नॉर्मली लोग नहीं खाते हैं। तो हमने उनसे पूछा कि बाबा अगर मैं कुछ बना के लाऊं आपके लिए तो आप खाएंगे? तो बोले कि खाना बनाना आता है? कहा जी। शुक्तो बनाना जानती हो? शुक्तो एक ऐसा डिश है जो बहुत टिपिकल बंगाली डिश है। तो जैसे उन्होंने कहा शुक्तो, एंड इट इज वेरी टिपिकल इन द सेंस कि सबके हाथ की उतनी अच्छी बनती भी नहीं होगी शायद। तो हमने कहा हाँ, ये तो मेरी भी फेवरेट डिश है, मुझे आता है। फिर बोले घंटो बनाना जानती हूँ? हाँ, ये भी मेरी फेवरेट डिश है। घंटो इज समथिंग यू मेक विद साग एंड लिटिल बैगन एंड आलू एंड ऑल दैट। मैंने कहा बोले ठीक है, मैं खाऊंगा। फिर मैं उनके लिए बना के ले गई, उन्होंने खाया, उनको पसंद भी आया। तो बीच बीच में मैं कुछ कुछ उनके लिए बना के ले जाती और वो बहुत खुश होके खाते। आपने जो भी मुझसे कहा कि वो अगर सन्यासी थे तो वो ये नहीं खाते, वो शायद स्मोक भी करते थे? स्मोक हमारे सामने उन्होंने नहीं किया है, बट शायद करते थे। आई थिंक सिगार, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली, बट आई थिंक ही यूज्ड टू स्मोक सिगार्स एट दैट टाइम और नॉट दैट आल्सो, आई डोंट नो, बट शायद सिगार, आई एम नॉट वेरी श्योर नाउ। Is this thing shukto non-vegetarian? No, shukto is not non-vegetarian, but with shukto and ghanto I cooked keema. That day we had cooked keema at our place. So I thought कि हम लोग के यहाँ ऐसा होता है कि जो नॉनवेज नहीं खाता है तो नॉनवेज के साथ अगर आप वेजिटेरियन खाना रखते भी हैं, छुआ देते तो वो नहीं खाता है। So I took that in a separate tiffin, so that if he doesn't have, I'll take it back or whatever. But he had everything. Liked it also, so हम बीच बीच में कुछ बनाकर पूरे ले जाते थे, प्लान करते थे बहुत। आप कौन सी मैगजीन में थे? मैगजीन या पेपर? नहीं, नॉर्थ इंडिया पत्रिका जो है, पत्रिका ग्रुप ऑफ पेपर्स का डेली न्यूज़पेपर था। सबसे पहले तो आपको भगवान जी के बारे में कब पता चला, और आप क्योंकि पत्रकार हैं इसलिए क्या सवाल आपके मन में आए?
देखिए, चूंकि अयोध्या फैजाबाद बहुत छोटा शहर है, तो ये तो पहले से जानकारी थी हम लोगों को कि अयोध्या में कोई ऐसे संत रहते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, और यदा कदा कभी बहुत कहीं बहुत धीमे से उनकी नेताजी होने की भी बातें उठती थी, लेकिन उस पर कोई विशेष किसी ने ध्यान नहीं दिया था। हम थोड़ा सतर्क हुए और हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और उन लोगों से संपर्क किया जो उनके नजदीक समझे जाते थे। उनमें कोई और तो बोलने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अयोध्या में पंडा रामकिशोर हुआ करते थे। इनके जो 5-6 क्लोज एड्स थे, उनमें से पंडा रामकिशोर हुआ करते थे। वो बोलने के लिए कुछ तैयार हुए थे। उन्होंने थोड़ा सा जब हिंट किया तो उन सब चीज़ों को मैंने पता करना शुरू किया, और पता करने के बाद जहाँ जहाँ वो अयोध्या में रहे थे वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लेके एक स्टोरी डेवलप की, और स्टोरी डेवलप करने के बाद उसको मैंने नॉर्थ इंडिया पत्रिका में मैंने लिखा। एक स्टोरी अयोध्या से गई। वो स्टोरी जो अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप ऑफ पेपर्स का ही चूंकि नॉर्थ इंडिया पत्रिका था, तो अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप ऑफ पेपर्स के जो उस समय चीफ एडिटर हुआ करते थे तुषार कांति घोष, उन्होंने उस स्टोरी को जब देखा कलकत्ता में, तब उन्होंने फिर हम लोगों को बुलवाया और पूरा इसका डिटेल जानना चाहा। और जब डिटेल उनको बताया गया, तब इस बीच में वो मजिस्ट्रेट वाली कार्रवाई हुई थी। 4-5-6 फैजाबाद के जो लोग थे, उन्होंने प्रशासन पर दबाव डलवाकर उस कमरे को खुलवाया। उन 2 कमरों को जिनमें इन लोगों ने ताला लगा दिया था, तो मैं भी उन 5-6 लोगों में था जो लोग अंदर गए थे। अशोक जी भी थे उनमें। और उस कमरे में हम लोग कई घंटों तक रहे थे और सुपरफिशियली जो कुछ देखा था, तो देखने के बाद जब मैं बाहर आया तो मेरे एडिटर ने भी मुझसे पूछा था कि आपको क्या लगा। तो मैंने कहा कि मेरे 3 ऑब्जर्वेशन हैं। पहला ऑब्जर्वेशन तो ये है कि जो भी आदमी था हाईली टैलेंटेड था, हाईली लर्नेड था और हाईएस्ट ऑर्डर का सन्यासी था। कोई मतलब जिसका बहुत वैसा जीवन सन्यास का बिता रहा था। एक तो ये मैंने उनको बताया। दूसरी बात मैंने उनसे ये कही थी कि अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते तो जो कुछ कमरे में मैंने देखा है और वो सब उनके पास से मिलता। ये 2 बातें मैंने उनको बताई थी। और लेकिन मैंने उनसे ये भी कहा था, तीसरी बात भी मैंने बताई थी कि किसी भी हालत में वो व्यक्ति जो है वो इम्पोस्टर नहीं था या उनका अनुयायी नहीं था। क्योंकि अगर अनुयायी होता, उनका डिसिपल होता या इम्पोस्टर होता, तो वो अपने सुभाष चंद्र बोस जी के पिता जानकीनाथ और उनकी पत्नी अपनी माता की फोटो वगैरह ये नहीं लगाता और उस पर रोज गार्लैंडिंग करते थे वो। क्योंकि जब हम लोग 7-8 दिन के बाद उसके अंदर घुसे थे तो उनके सिरहाने के बिल्कुल किनारे पीछे जानकीनाथ बोस जी की और उनकी पत्नी की यानी कि सुभाष जी के पिता और माता दोनों की फोटो लगी हुई थी, और उस पर जो फूल चढ़े हुए थे, फूल की माला चढ़ी हुई थी, वो लगभग सूख सी रही थी। इसके अलावा जो कुछ मिला वो तो इन्वेंटरीज में आएगा। उस कमरे में हाईएस्ट ऑर्डर का लिटरेचर था। सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितनी फैमिली उनकी थी, राइट फ्रॉम चाइल्डहुड लास्ट समय तक के सारे फोटोग्राफ्स थे। और सबसे बड़ी चीज जो अचानक देखने को मिल गई थी वो फोटोग्राफ की ओरिजिनल कॉपी थी, जिसको समर गुहा ने एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट्समैन कलकत्ता में रिलीज किया था। और उन्होंने ये कहा था कि नेताजी जिंदा है, क्लेम किया था कि नेताजी जिंदा हैं और उत्तर भारत के किसी खंडहर रूपी प्राचीन मंदिर में साधनारत है। वो ओरिजिनल फोटो और स्टेट्समैन की कॉपी और ओरिजिनल फोटोग्राफ। उस जमाने में तो वीडियो और ये तो था नहीं, तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ था। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ उस साइज का और ये सब चीजें उसमें थी। सर आपने जो उनकी डेड बॉडी थी जो आपने देखी? नहीं। हाँ, बस बेटे आ गए। सर मतलब नहीं। अच्छा, आप किसी को जानते हैं जिन्होंने वो देखी थी डेड बॉडी? नहीं, ये 7 लोग मौजूद थे जिनका नाम आप 13 लोग थे। 7 लोग जो उनके शिष्य थे। एक्चुअली मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी ने क्या उनका चेहरा देखा था? डेड बॉडी में ही उनका चेहरा देखा था? नहीं, चेहरा आप में से नहीं, हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा। हम लोगों में से किसी ने नहीं देखा। और जहां तक चेहरा देखने का सवाल है, डॉक्टर बनर्जी की फैमिली ही केवल एक ऐसी प्रिविलेज्ड फैमिली थी जो पर्दे के अंदर जाके फेस टू फेस उनसे बात करती थी। इसके अलावा लास्ट डेज में डॉक्टर आरपी मिश्रा साहब जो उनके सर्जन थे, जो यहाँ बहुत सीनियर सर्जन रहे, मतलब
हाईली टैलेंटेड सर्जन जिनको कहा जाएगा उत्तर प्रदेश का, वो उनके कंसल्टेंट सर्जन थे और उनके डिसिपल थे। जब मैंने उनको इंटरव्यू किया था तो उनके जो शब्द थे वो रोने लगे थे। वो उसके टेप मेरे पास में शायद प्रिजर्व होंगे। तो जब मैंने उनसे पूछा था कि डॉक्टर साहब हु वाज ही, तो उनके शब्द थे कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन ऑफ मदर इंडिया। तो मैंने उनसे पूछा कि व्हाट वाज हिज नेम, तो उस पर उनका जवाब था कि ही वाज लॉर्ड शिवा इन इनकारनेशन। ये उन्होंने कहा कि ही वाज लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ ऑन दिस अर्थ। सर एक और जो मेरे मन में डाउट आता है वो ये है कि सर जब एक ऐसा आदमी रह रहा है वहाँ पे और इतने समय से रह रहा है, तो क्या वहाँ पे जो लोग थे, जो वहाँ एसएसपी थे, डीएम थे, जो भी थे, क्या उन लोगों को इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी? क्या उन्हें कुछ नहीं पता था कि उनकी मृत्यु के बाद ही उन्हें ये समझ में आया कि वहाँ जाके इन्वेंट्री चेक करनी चाहिए या उनको नहीं, ये देखिए जब वो जिंदा थे तो उस समय की एक घटना है छोटी सी, और एक छोटी सी घटना है कि एक ब्लिट्ज अखबार के एक पत्रकार थे, उन्होंने फैजाबाद के उस समय जो एसएसपी थे सब मिस्टर झा, गणेश्वर झा मुझे नाम याद है, अब मेरे ख्याल से वो आईजी होंगे या एडीजी होंगे अगर रिटायर नहीं हुए होंगे, तो फैजाबाद के एसएसपी थे गणेश्वर झा। उनसे उनका उठना बैठना था और उन्होंने बाबा जी के लोगों से भी मिलने की कोशिश की थी। उस पत्रकार ने कुछ अपना सीधा संपर्क करने की कोशिश की थी। जब सीधा संपर्क बाबा जी से नहीं कर पाए थे, भगवान जी से, तो उन्होंने एसएसपी साहब को समझाया था कुछ, और एसएसपी स्वयं अयोध्या गए थे लखनऊ मंदिर में, शाम का समय रहा होगा, और एसएसपी खुद मिले बाबा जी से। बाबा जी के यहाँ नॉक किया उन्होंने और उनकी मेड निकली, और मेड ने निकलकर उनको बताया कि बाबा जी से तो मुलाकात नहीं हो पाएगी क्योंकि वो इस समय साधनारत हैं। तो एसएसपी मिस्टर झा शायद कुछ नाराज हो गए थे, और नाराज होने के बाद उन्होंने कहा था ठीक है मैं कब उनसे मुलाकात हो पाएगी, और उनका कल सुबह आइए 8 बजे मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं यहाँ पुलिस का पहरा बैठाता हूँ और मैं सुबह 8 बजे आऊंगा। और उसके बाद उन्होंने जो व्यवस्था की हो, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो लखनऊ आए, ये फैजाबाद पहुंचे हैं, उनको उसी शाम ऑर्डर्स मिले हैं कि फैजाबाद से आपका स्थानांतरण शाहजहांपुर शायद किया गया था, शाहजहांपुर किया जाता है, और आप आज ही चार्ज दे दीजिए, इसी समय चार्ज देके अपने जो भी जूनियर ऑफिसर हो उसको चार्ज देकर कल सुबह तक आप वहां ज्वाइन कर लें। और इट वॉज ए सिंगल ट्रांसफर। हाँ आ गया। तो सर आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप हर चीज को दोनों तरफ से देखने की कोशिश करते हैं, तो कितना परसेंटेज आपके मन में डाउट है कि भगवान जी नेताजी थे कि नहीं थे? कितना परसेंटेज कंफर्म करते हैं आप, और कितना परसेंटेज आपके मन में डाउट? अब कोई डाउट नहीं, अब कोई डाउट नहीं है, अब कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि वो नेताजी नहीं थे, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। और पर्टिकुलरली जो भारत के जो गृह सचिव रहे हैं, उन्होंने जो एफिडेविट और जो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उन फाइलों को इसलिए हम सामने नहीं ला सकते कि उससे नेताजी की इमेज पर भी प्रभाव पड़ेगा, फ्रेंडली कंट्रीज के साथ रिलेशंस टेंस हो जाएंगे। अब क्या चीजें क्या बता रहे हैं, अब कोई डाउट नहीं।